प्रिय विद्यार्थियों, टैगोर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरोही में आपका तहे दिल से स्वागत है। मोस्ट वेलकम। आज हम बात करेंगे कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के विषय में। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको सबको पता है कि जो मुख्य परीक्षा होती है हमारी, उसमें 80 नंबर का पेपर आता है और 80 नंबर का जो पेपर आता है उसको 3.25 घंटे में अपने को क्लियर करना पड़ता है और उसमें से 29 क्वेश्चन अपने आते हैं, यानी कि 29 क्वेश्चनों को हमें 3.25 घंटे में क्लियर करना पड़ता है। आज हम उसी से संबंधित कुछ बातें करेंगे। विद्यार्थियों, जो 29 क्वेश्चन होते हैं, उन 29 क्वेश्चनों में से 3.25 घंटे में पेपर को क्लियर करना पड़ता है। 80 नंबर का मार्क्स होता है, यानी कि 80 नंबर के अंक में से 29 क्वेश्चनों को 3.25 घंटे में अपने को क्लियर करना पड़ता है। अब उस क्लियर करने की विधि को अपन सही तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। विद्यार्थियों, पढ़ना तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये बात जो विद्यार्थी जान जाता है वो एग्जाम में अच्छे अंक भी प्राप्त कर लेता है। जो 29 क्वेश्चन हमारे कंपलसरी हिंदी में आते हैं, उन 29 क्वेश्चनों में से प्रश्न संख्या 25 से लेकर के 29, यानी कि 5 क्वेश्चन एक व्याकरण का टॉपिक है जिसका नाम है संवाद सेतु, उसमें से आते हैं। मैं उस व्याकरण के टॉपिक संवाद सेतु की बात करता हूं। यह हमारी 12वीं क्लास में 12 अंक का व्याकरण का एक टॉपिक है। बिल्कुल इजी, बिल्कुल सरल है अगर सही तरीके से पढ़ा जाए तो। इस संवाद सेतु के 5 पार्ट हैं। पहला है समाचार लेखन, दूसरा है विविध प्रकार के लेखन, तीसरा है साक्षात्कार की कला, चौथा जो टॉपिक है वो है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, और 5वां जो टॉपिक है वह है वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। ये जो हमारी 12th क्लास में संवाद सेतु का जो टॉपिक है 12 नंबर का आता है। इसके 5 लेसन हैं। पहला है समाचार लेखन, दूसरा है विविध प्रकार के लेखन, तीसरा है साक्षात्कार की कला, चौथा है विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता और पांचवा जो टॉपिक है उसमें 4 टॉपिक और हैं। वार्ता, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, डायरी लेखन की कला। आज हम विद्यार्थियों इन 5 टॉपिकों के बारे में बिल्कुल सरल आसान विधि से इनका अध्यापन करेंगे। विद्यार्थियों, जिस प्रकार से एक क्रिकेट का मैच होता है, जिस प्रकार से एक क्रिकेट का जो मैच होता है, वो मैच दर्शक को सही तरीके से तभी समझ लग सकता है जब वो दर्शक उस मैच की जो शब्दावलियां हैं उनको सही तरीके से समझ सके। जैसे हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, सामने बैटिंग और फील्डिंग सामने से
दिखाई दे रहे हैं, बैट्समैन खेल रहे हैं, बॉलर फील्डिंग कर रहा है, बॉल कर रहे हैं। उनमें से बॉल क्या होती है, नो बॉल किसे कहते हैं, वाइड बॉल क्या होती है, लेग बाई, इनके इशारे कैसे किए जाते हैं, एक ओवर में कितनी बॉल डालनी पड़ती है, वाइड बॉल एक ओवर में डालने पर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। ये अगर ये शब्दावलियां हम जान जाते हैं तो हम मैच को सही तरीके से समझ लेते हैं। उसी प्रकार विद्यार्थियों, ये जो संवाद सेतु के ये जो 5 टॉपिक हैं, 5 लेसन हैं, उन लेसनों को, इन टॉपिकों को हम बेहतरीन तरीके से तभी समझ सकते हैं जब हम इनकी शब्दावलियों को याद करते हैं। विद्यार्थियों, इनकी शब्दावलियां जो हैं, कुछ ऐसी शब्दावलियां हैं जो इन 5 टॉपिकों में से आएंगी, जो कि एक कॉमन शब्दावली भी हम कह सकते हैं। अगर वो हम पहले नहीं याद कर पाएंगे तो शायद इन 5 टॉपिकों को याद करने में थोड़ी सी कठिनता होगी। तो मैं उन 5 शब्दावलियों, इन 5 टॉपिकों की जो मुख्य शब्दावली है, जो मुख्य पारिभाषिक जो शब्द हैं, उनके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे, तभी हमें ये 5 के 5 जो टॉपिक हैं वो सही तरीके से समझ में लग सकते हैं। तो सबसे पहले इस संवाद सेतु को समझने से पहले कहते हैं कि जिसे दौड़ना आता है उसे चलना भी आता है, क्योंकि दौड़ने से पहले चलने वाली स्टेप पार करनी पड़ती है। लेकिन जिसे चलना आए वो दौड़ सके ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जिसे दौड़ना आता है वो उसे चलना भी आता है, क्योंकि चलने के बाद में दौड़ने वाली स्टेप जो होती है वो हमें कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इसको संवाद सेतु को समझने से पहले हमें व्याकरण का एक टॉपिक जो जनसंचार माध्यम के नाम से जाना जाता है उसको समझना पड़ेगा। एक टॉपिक है जनसंचार माध्यम, जनसंचार और माध्यम। इस टॉपिक को हमें समझने के लिए बिल्कुल आसान विधि का उपयोग करना होगा। जैसे जनसंचार जो शब्द है, जनसंचार जो शब्द है उसको हम 2 भागों में बांट लेते हैं। जनसंचार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जन और संचार। अब इस जन और संचार को भी हमने टुकड़े कर दिए जनसंचार के, जन और संचार इसके बना लिए। अब इन दोनों जन संचारों का भी हम अलग अलग से अर्थ देखते हैं। पहला है जन, जन का अर्थ होता है जनता, पब्लिक, भीड़, समूह है, ग्रुप आदि। जन का अर्थ होता है जनता, पब्लिक, भीड़, समूह, ग्रुप आदि। दूसरा है संचार। संचार का मतलब होता है संप्रेषण। कुछ विद्यार्थियों के सामने समस्या आ जाती है कि आखिर ये संप्रेषण भी क्या होता है। इसको भी हम बिल्कुल इजी तरीके से देखते हैं, सरल विधि से देखते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार। संप्रेषण का मतलब होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, मैत्री भाव, भाईचारा। तो विद्यार्थियों, हमने पहले जनसंचार के बारे में समझने का प्रयास किया। जनसंचार शब्द जो है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना है, जन और संचार। जन का अर्थ हमने देखा जनता, पब्लिक, भीड़, समूह, ग्रुप आदि। संचार का अर्थ होता है संप्रेषण। संप्रेषण का मतलब होता है मनुष्य का एक दूसरे के साथ व्यवहार, मैत्री भाव या फिर भाईचारा। अब बात आती है इसकी परिभाषा की कि जनसंचार किसे कहते हैं। किसी भी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को
कोई भी भाव, विचार, संदेश या जानकारी को जब हम दूसरे लोगों के पास पहुंचाते हैं तो वो कहलाता है जनसंचार। एक परिभाषा तो ये है, दूसरी इससे भी सरल है। दूसरी परिभाषा में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के मध्य, एक समूह का दूसरे समूह के मध्य और एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के मध्य जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो ये प्रक्रिया जो होती है वो जनसंचार कहलाती है। जब विचार एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो ये प्रक्रिया गतिशील प्रक्रिया होगी। अब है माध्यम। माध्यम का मतलब है, इसमें हम देखेंगे माध्यम में कि वे साधन जिनके द्वारा जनसंचार का कार्य संपन्न किया जाता है जनसंचार के माध्यम कहलाते हैं। आगे हम देखते हैं जनसंचार का वर्गीकरण। जनसंचार माध्यमों का वर्गीकरण कहने का मतलब है कि जनसंचार माध्यमों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से जनसंचार माध्यमों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से 3 ही भागों में बांट सकते हैं। पहला है श्रव्य संचार माध्यम, दूसरा है श्रव्य दृश्य संचार माध्यम, तीसरा है लिखित या मुद्रित संचार माध्यम। पहला है श्रव्य संचार माध्यम, दूसरा है श्रव्य दृश्य संचार माध्यम और तीसरा है लिखित या मुद्रित संचार माध्यम। बात करते हैं श्रव्य संचार माध्यम की। श्रव्य का मतलब होता है सुनना। इसकी परिभाषा भी बिल्कुल इजी सी है कि सूचना, इस श्रव्य संचार माध्यम की परिभाषा बता रहे हैं कि सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जिनसे केवल हम सुन ही सकते हैं श्रव्य संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, आदि। श्रव्य संचार माध्यम सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जिनसे केवल हम सुन ही सकते हैं, देख नहीं सकते, उनको श्रव्य संचार माध्यम कहते हैं। जैसे रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर आदि। रेडियो है, इससे सूचना भी प्राप्त की जा सकती है और मनोरंजन का साधन भी है, लेकिन इसमें जो सूचनाएं होती हैं उनको देख नहीं सकते, इसलिए ये श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। दूसरा है श्रव्य दृश्य संचार माध्यम, यानी कि जिन माध्यमों के द्वारा सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जिनमें सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है। श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। सूचना और मनोरंजन के ऐसे साधन जिनको सुनने के साथ साथ देखा भी जा सकता है, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम कहलाते हैं। जैसे टेलीविजन, इनसे हम सूचना और मनोरंजन दोनों प्राप्त करते हैं, देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं। वीडियो कैसेट्स, फिल्म आदि। तीसरा है लिखित या मुद्रित संचार माध्यम। लिखित या मुद्रित संचार माध्यम में आएगा पत्र पत्रिकाएं, विज्ञापन, पुस्तकें आदि, पैम्पलेट वगैरह जो भी है। तो हमने जनसंचार माध्यम को 3 भागों में बांट लिया है। श्रव्य संचार माध्यम, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम, लिखित या मुद्रित संचार माध्यम। तो विद्यार्थियों, जैसा कि बिल्कुल
आसान तरीका है श्रव्य यानी सुनना, कि सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जिनसे केवल हम सुन ही सकते हैं श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं रेडियो, ऑडियो कैसेट्स, टेप रिकॉर्डर आदि। श्रव्य दृश्य, श्रव्य यानी सुनना, दृश्य यानी देखना। सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जिनको सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं, जैसे टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, फिल्म आदि। अब तीसरा है लिखित या मुद्रित। तो सूचना और मनोरंजन के ऐसे माध्यम जो केवल लिखित रूप में होते हैं, जैसे पत्र पत्रिकाएं, विज्ञापन, पुस्तकें, पैम्पलेट आदि। यह है हमारा जनसंचार माध्यम। इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि श्रव्य संचार माध्यम, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम और लिखित माध्यम में क्या अंतर है? कि श्रव्य संचार माध्यम, श्रव्य दृश्य संचार माध्यम, लिखित या मुद्रित माध्यम में क्या अंतर है? तो एक तो अंतर यह है कि श्रव्य संचार माध्यम और श्रव्य दृश्य संचार माध्यम का उपयोग अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है। अनपढ़ व्यक्ति भी रेडियो से खबरें सुन सकता है, मनोरंजन के जो भी गतिविधियां होती हैं उनका आनंद ले सकता है, संगीत सुन सकता है, भजन सुन सकता है। श्रव्य दृश्य संचार माध्यम का उपयोग भी टेलीविजन, वीडियो कैसेट्स, फिल्म, इनका उपयोग भी अनपढ़ व्यक्ति आसानी से कर सकता है। लेकिन लिखित और मुद्रित संचार माध्यम जो है, इनका उपयोग केवल पढ़ा लिखा व्यक्ति ही कर सकता है। घर में न्यूज़पेपर आता है तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उस न्यूज़पेपर को पढ़ सकता है। एक अंतर तो ये होता है। दूसरा अंतर ये होता है कि रेडियो और टेलीविजन में कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो एक बार ही आती हैं, उसके बाद में नहीं आती। यानी कि सूचना और मनोरंजन एक बार इनमें आता है, उसके बाद में रिपीट नहीं होता है। कुछ खबरें टेलीविजन में वैसे रिपीट हो जाती हैं, लेकिन सारी खबरें भी रिपीट नहीं होती है। तो इसका जो मुख्य दूसरा जो अंतर है वो ये भी है कि रेडियो और टेलीविजन में मनोरंजन के जो भी साधन हैं एक बार समय पे आते हैं और उसके बाद में वापस नहीं आते हैं। यानी कि कोई भी खबर और सूचना, कोई भी खबर और कोई भी मनोरंजन के जो साधन होते हैं, कोई भी खबर या मनोरंजन जो होता है उसको हम रेडियो और टेलीविजन पे कुछ निर्धारित समय तक हम उसका आनंद ले सकते हैं, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद में ऐसा संभव नहीं है। लेकिन लिखित और मुद्रित जो माध्यम है उसमें जो पत्र पत्रिकाएं हैं, विज्ञापन है, उसमें जो भी मनोरंजन और सूचनाएं होती हैं उनको हम लंबे समय तक संरक्षित रख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस जनसंचार माध्यम को हम सही तरीके से समझेंगे तभी हम आगे जा करके उस संवाद सेतु के टॉपिक को सही तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो उसको जानने से पहले इसको पढ़ना अति आवश्यक है, समझना अति आवश्यक है। तब जा करके वो जो संवाद सेतु के जो टॉपिक हैं वो हमें बेहतरीन तरीके से समझ में लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल या आने वाली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक घर रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर अध्ययन करिए।